अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हम डिज़ीज़ डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम रेबीज़ है और ये हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। अक्सर लोगों को रेबीज़ हो जाता है सम टाइम, तो उनको वैक्सीन भी नहीं मिल रही होती। काफ़ी जगहों पे इस तरह के मसले आए हैं। तो रेबीज़ तब होता है, ये एक वायरस है, रेबडो वायरस इसका जो एजेंट है जो रेबीज़ फैलाता है। ये एक डिज़ीज़ है जो जानवरों से फैलती है और स्पेशली डॉग्स, कैट, फॉक्सीज, रैकून्स, बैट्स, इस तरह के जो जानवर होते हैं उनसे फैलती है। और जो उनका सलाइवा होता है इन्फेक्टेड एनिमल्स का, तो उनसे स्पेशली ये फैलती है। तो अब इसके देखते हैं कि पहले तो इसका जो एजेंट है वो है रेबडो वायरस। ये आरएनए डेवलप्ड वायरस है और ये इसका सोर्स तो इन्फेक्टेड मैमल्स हैं, जिसमें डॉग्स, कैट, फॉक्सीज, रैकून्स, बैट्स, ये जो जानवर हैं इनसे ये इंसानों में ट्रांसफ़र होता है ये रेबीज़ वायरस। और उसके बाद जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एनिमल बाइट है, या फिर वो एक जानवर जो इन्फेक्टेड एनिमल है जैसे डॉग है, अगर उसको रेबीज़ है, और अक्सर जो लोग होते हैं वो लीक कर रहे होते हैं, लीकिंग मतलब उनके जो पाँव होते हैं उन पे जो डॉग्स उन्हें रखे होते हैं पालतू, तो वो लीकिंग कर रहे होते हैं। तो अगर इस तरह होता है कि एक बंदा है और उसका कोई ज़ख़म है, उससे खून बह रहा है या कुछ इस तरह का है, और उसको अगर डॉग लीक करता है तो उसकी वजह से वो ट्रांसफ़र हो जाएगा डॉग से इंसान में। अगर वो इन्फेक्टेड है तो मतलब अगर उस डॉग्स को रेबीज़ है तो उससे अक्सर ये जो होते हैं लोगों ने घर में रखे होते हैं पालतू बिल्लियाँ कुत्ते, तो उनसे एहतियात करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 90 to 90 डेज़, 9 से 90 डेज़ तक, मतलब 9 से 90 दिन तक अलामात रेबीज़ की आती हैं। तो इसीलिए अगर आपको आज कुत्ते ने काटा है या मतलब किसी और बिल्ली ने इस तरह कुछ भी है बाइट किया, तो अगर उसे रेबीज़ था तो आपको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। 1 मंथ तक आप करवा लेंगे, क्योंकि इसका 9 से 90 दिन तक अलामात आती हैं। तो उसके दौरान अगर आप करवा लेंगे इससे पहले, तो आपको रेबीज़ की जो सिम्टम्स हैं वो नहीं आएंगी। बाद में आ जाता है इसका, अब जो सिफिलिस होता है उसका और रेबीज़ का जो है वो सेम ही है, जो इंक्यूबेशन पीरियड है। तो इसका पैथोजेनेसिस इस तरह होगा कुछ कि जो रेबीज़ वायरस है ये जब हमारे जिस्म में इंटर होगा, जब कोई जानवर हमें इन्फेक्टेड एनिमल जो बाइट करेगा, तो उसमें ये होगा कि ये हमारे ब्लड में इंटर होकर CNS पे अटैक करता है। इसका जो मेन साइड ऑफ अटैक होता है वो नर्वस टिश्यू होता है, मतलब ये CNS पे अटैक करेगा तो उधर जाके क्या कराएगा, ये न्यूरो एक्साइटेशन करवा देगा। जो हमारे मसल सेल्स होंगे या जितने भी हमारे इस तरह के टिश्यूज़ होंगे उनकी न्यूरो एक्साइटेशन करवा देगा, मतलब हाइपर कंट्रैक्टेड स्टेट में हमारे मसल्स वगैरह चले जाएंगे। तो मेन इसका काम क्या होता है कि ये CNS पे अटैक करते हैं, तो इसीलिए इसकी जो फाइंडिंग्स आती हैं, जो सिम्टम्स आती हैं वो भी काफ़ी डेंजरस होती हैं। तो अब हम इसके देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स कि हमारे पास जो पेशेंट आएगा वो किस तरह प्रेजेंट करेगा। स्टार्ट में तो ये होगा प्रोड्रोमल फेस में कि फीवर, मलेज, हेडेक वगैरह, इचिंग होगी, इरिटेशन होगी, मतलब वो जहाँ पे उसको बाइट करेगा ना जानवर इन्फेक्टेड एनिमल, तो उस जगह पे इचिंग, इरिटेशन वगैरह होगी। अब फिर आ जाते हैं इसकी 2 टाइप्स। जो रेबीज़ की 2 मेन टाइप्स हैं, एक को हम फ्यूरियस रेबीज़ बोलते हैं और ये बहुत डेंजरस रेबीज़ है, वो 80% होता है। और दूसरे नंबर पे है डम रेबीज़, सुस्तर रेबीज़ इसे भी कह सकते हैं, ये 20% होता है। अब जो फ्यूरियस रेबीज़ होता है इसमें क्या होता है कि जो रेबीज़ वायरस होता है ये हमारे जब ब्लड के अंदर इंटर होता है CNS पे जाके अटैक करता है, उधर न्यूरो एक्साइटेशन करवाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि टॉनिक क्लिनिक फिट्स पड़ते हैं। अब इसमें और जो मेन इसका हॉल मार्क है वो है हाइड्रोफोबियन इंटेंस फियर ऑफ वाटर, मतलब इसमें एक बंदा को पानी देख के भी मतलब बहुत वो एक डर से महसूस हो रहा होगा, मतलब इंटेंस फियर ऑफ वाटर होगा। वो पानी तो देखेगा भी सही तो मतलब उसे बहुत डर लगेगा पानी से ना। अब ये होता क्यों है कि जब वो सोचता है ना कि मैं पानी पीऊँगा, तो क्योंकि इसके अंदर न्यूरो एक्साइटेशन हुई खड़ी होती है, तो उसे लगता है भाई स्पैज़म हो जाएगा या कंट्रैक्शन हो जाएगी, तो उसे जब वो सोचता है कुछ पानी को निगलने का, तो उससे भी स्पैज़म हो सकती है। इस हद तक न्यूरो एक्साइटेशन हुई खड़ी होती है, तो इस वजह से उसे पानी से डर लगता है। उसे लगता है मैं अगर पानी पीऊँगा तो मेरे जो थ्रोट है, इसके मसल्स हैं जो बहुत कंट्रैक्ट हो जाएंगे और शायद मेरा गला बंद हो जाए, इस तरह को उसे डर फील हो रहा होता है। तो ये इसका मेन हॉल मार्क है जो फ्यूरियस रेबीज़ है, इसके अंदर हाइड्रोफोबियन इंटेंस फियर ऑफ वाटर होता है। तो उसके बाद जो फिट्स होते हैं, अगर ये 30 मिनट से ज़्यादा अगर पड़ते हैं, जो टॉनिक कॉलोनी फिट्स हैं अगर 30 मिनट से ज़्यादा होते हैं, तो उसे हम स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। तो ये एक एपिलेप्सी की एक टाइप है।
तो वो हालत हो जाती है। फिर ये होता है कि अब डेथ कैसे हो जाएगी, अगर न्यूरो एक्साइटेशन हो जाती है डायफ्राम की, जो स्पास्टिक कंट्रैक्शन हो जाती है डायफ्राम की, तो जो कि हमारा चीफ रिस्पिरेटरी मसल है, अगर इसकी स्पास्टिक कंट्रैक्शन हो जाएगी तो उससे डेथ हो जाएगी, क्योंकि रिस्पिरेटरी मूवमेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी विद इन नो टाइम। तो ये तो मेन हो गया फ्यूरियस रेबीज। इसके अंदर ये है कि हाइड्रोफोबिया से बंदे को पानी से बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, टोनिक क्लोनिक फिट्स हो सकते हैं, या फिर डायफ्राम की स्पास्टिक कंट्रैक्शन हो, क्योंकि इसका मेन अटैक ही नर्वस सिस्टम पे होता है, जो हमारा CNS सिस्टम है उस पर, तो उस वजह से कोई कहीं भी ये इफेक्ट कर सकते हैं। तो न्यूरो एक्साइटेशन कहीं भी होगी तो वहाँ पे हाइपर कंट्रैक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है अगर डायफ्राम पे इसका अटैक होता है। तो उसके बाद आ जाता है डम रेबीज़। डम रेबीज़ में क्या होता है कि उधर तो उसने डायरेक्ट CNS पे अटैक किया। अब इसमें ये होता है कि इफेक्ट जो पेरिफेरल हमारा नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, नर्व सिस्टम होता है, उस पर अटैक करता है डम रेबीज़ में। तो इसकी वजह से क्या होगा कि फ्लैसिड पैरालिसिस होगी अफेक्टेड लिम्ब या साइड की, तो उधर वीकनेस हो जाएगी या पैरालिसिस हो जाएगा। जो हमारा कोई भी जिस जगह पे वो बाइट करेगा, या मतलब अगर टांग पे किया या हाथ पे किया, तो उसकी फ्लैसिड पैरालिसिस हो, क्योंकि इसका जो अटैक होता है पेरिफेरल नर्वस टिश्यू पे होता है। तो ये इतना डेंजरस नहीं है। मेन जो है फ्यूरियस रेबीज़, ये काफ़ी डेंजरस है, इसके अंदर डेथ भी हो सकती है। और अगर इसमें वैक्सीन ओवरऑल अगर रेबीज़ की वैक्सीनेशन नहीं होती तो उसमें अंदर डेथ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद आ जाती है इसके डायग्नोसिस, वो क्लिनिकली है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो सीरोलॉजी या PCR सबसे अच्छा है। PCR में सलाइवा का करा सकते हैं, ब्लड सैंपल ले सकते हैं, स्पाइनल फ्लूइड का, स्किन का सैंपल भी ले सकते हैं। उसके बाद जो इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट तो स्पोर्टी भी है, ठीक है। जब एक बंदे को हो जाएगा तो इस तरह कोई एंटीवायरल वगैरह नहीं है, रिससिटेशन वगैरह हम करेंगे, जनरल एनेस्थीसिया वगैरह भी देते हैं। तो अगर आपको रेबीज़ ने काटा है तो उस जगह क्या होगा कि आप धोएं, और जिस जगह पे काटा है 15 मिनट तक धोएं सोप से, तो उससे क्या होगा कि कम वायरल पार्टिकल जो होंगे ना वो काफ़ी कम अंदर जाएंगे, तो उससे आपको जो सिम्टम्स आएंगे थोड़ी कम होंगे। लेकिन ये नहीं है कि आपको ठीक हो जाएंगे, ये वैसे एक प्रिवेंटिव मेजर है। उसके बाद आ जाता है मेन इसका प्रोफ्लेक्सिस। जितने भी वायरस होते हैं तो उनमें जो मेन होता है वो उनका प्रोफ्लेक्सिस होता है। तो अब पोस्ट एक्सपोजर जो है, अब आपको कुत्ते ने काट लिया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे। जो नॉन इम्यूनाइज्ड हैं, मतलब जिन लोगों ने पहले रेबीज़ की वैक्सीन नहीं लगवाई, तो उन्हें तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन होगी, रेबीज़ वैक्सीन लगेगी, जिसे हम ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन वो बोलते हैं, A1 ml इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। तो जो नॉन इम्यूनाइज्ड हैं, जिन्होंने पहले वैक्सीन नहीं लगवाई, उनमें अब शेड्यूल कुछ इस तरह का है कि 0 डे पे, मतलब जिस दिन कुत्ते ने काटा है या कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल है, उस दिन डे 3 पे, डे 7 पे, 14 डे पे और 28 डे पे, तो ये 5 इंजेक्शन उसको लगेंगे इसके मतलब रेबीज़ वैक्सीन के। तो ये कुछ इस तरह का शेड्यूल बनता है इनका, जो नॉन इम्यूनाइज्ड लोग हैं। उसके बाद ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन हो गया। अब जो पैसिव इम्यूनाइजेशन में है, इसमें हम देते हैं रेबीज़ अमीनोग्लोबुलिन, जो है RIG का मतलब है रेबीज़ अमीनोग्लोबुलिन, और ये हम उसी दिन ही देते हैं, इसका एक ही डोज होता है। तो 20 इंटरनेशनल यूनिट जितना उसका वेट होगा, और इसको IV में हम लगाते हैं। तो ये होगा पैसिव इम्यूनाइजेशन, जो पोस्ट एक्सपोजर बाद है। उसके बाद अगर एक बंदा इम्यूनाइज्ड है, उसने पहले से ही वैक्सीन लगवाई हुई है रेबीज़ की, तो उसे दोबारा किसी इन्फेक्टेड एनिमल ने काट लिया, तो उसका क्या होगा कि उसे हम 2 डोज देते हैं, और एक उसी दिन और एक तीसरे दिन। तो उसे हम 2 डोज से हम 5 डोज नहीं देंगे, उसे हम 2 डोज देंगे अगर एक बंदा इम्यूनाइज्ड है ऑलरेडी। तो अब ये है कि प्री एक्सपोजर हम किन किन लोगों को दे सकते हैं। अब उसमें इंडिकेशन है कि जो लोग जानवर रखते हैं, मतलब ज़ू कीपर्स हो गए, वेटरनरी डॉक्टर हो गए, एनिमल हैंडलर्स हो गए, या कस्टम ऑफिसर हो गए, या जिन लोग मतलब जानवरों से इस तरह वास्ता पड़ता रहता है, तो उन लोगों को हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन देंगे। और उनमें क्या होगा कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन का उनका जो इस तरह का कुछ शेड्यूल है कि उन्हें हम 3 डोज देंगे, 0 डे पे, 3 और 28, मतलब उन्हें हम 3 डोज देंगे, पहले दिन और उसके बाद तीसरे दिन, फिर 28वें दिन हम उन्हें डोज देंगे। और बूस्टर जो है हर 2 से 3 साल बाद एक बूस्टर वो लगवा सकते हैं इसका, और ये अक्सर लोग लगवाते भी हैं जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं या इस तरह के लोग, उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है। तो ये रेबीज़ के बारे में है एक रिव्यू। और इसमें ये होता है कि इसमें जो मेन इसका हॉल मार्क है वो हाइड्रोफोबियन इंटेंस फियर ऑफ वाटर है। उसके बाद ये इसकी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है जिन लोगों ने घरों में
जानवर वगैरह रखे होते हैं ताकि उन्हें इस तरह का ना हो, क्योंकि ये बहुत डेडली वायरस है, इससे इंसान की डेथ बहुत जल्दी हो सकती है, तो इसीलिए इसकी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है।